लिंक टू ऑल ऑफ यू वॉइस। आज ठीक है, कोई इशू तो नहीं है वॉइस रिलेटेड। नो सर। नो सर। तो मेडिसिन हमने फिनिश कर दिया है। अब हमने सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वेटनरी पब्लिक हेल्थ। और कुछ स्टेट्स में शायद मिल्क का पार्ट और मीट का पार्ट कवर्ड है, कुछ में पेंडिंग है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं पब्लिक हेल्थ की जो ओवरलैप करेंगी एलपीटी के साथ। तो अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं तो कुछ पार्ट हम यहाँ कवर करेंगे, कुछ जो है आपका एलपीटी के अंदर कवर हो जाएगा। और आईसीआर के लिए ये नया टॉपिक है। आईसीआर में कंपैरेटिवली अगर पास्ट हिस्ट्री हम देखें तो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। सिलेबस का पार्ट जरूर है, लेकिन क्वेश्चंस की बात की जाए तो एक दो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं हम। कभी कभी एक भी नहीं आता, कभी एक दो आ जाते हैं। लेकिन कुछ पार्ट जो डिजीज से रिलेटेड है वो ओवरलैप करते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है जो पूछा जा सकता है। और सिलेबस का पार्ट है तो हो सकता है कि पास्ट में ना पूछा गया हो तो अब पूछा जा सकता है हमसे। सो हम स्टार्ट करते हैं वेटनरी पब्लिक हेल्थ को। सबसे पहले हम देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ क्या है, देन वेटनरी पब्लिक हेल्थ क्या है। तो वर्ड से क्लियर है, हेल्थ की डेफिनेशन जो फिजिकल, मेंटली, फिजियोलॉजिकली, सोशली जो भी फिटनेस है उसको हम हेल्थ की कैटेगरी में डालते हैं। पब्लिक इन जनरल जो हम इसमें बात करेंगे वो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे। तो जो भी एफर्ट्स हम डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, हेल्थ जो पब्लिक हेल्थ है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, वो सारा पार्ट पब्लिक हेल्थ में आ जाता है। और वेटनरी साइंस की नॉलेज का यूज करके, या जो वेटनेरियंस हैं वो अपनी नॉलेज का यूज करके जो अदर पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसकी हेल्थ को किस तरीके से जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर वेटनरी पब्लिक हेल्थ। तो वीपीएच वेटनरी पब्लिक हेल्थ दिस इज एन कंपोनेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। एक्टिविटीज डिवोटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल वेटनरी स्किल्स, इनकी एप्लीकेशन हम करेंगे अलोंग विद नॉलेज रिसोर्सेज। और क्या हमारा टारगेट है? इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। Veterinary public health, this is some total of all contributions to the physical, mental, social well-being of humans through the understanding and application of veterinary science. अब एज ए वेटनेरियन हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ को, या अगर ये देखा जाए कि एनिमल से ह्यूमन की जो हेल्थ है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो सकती है, तो उसमें एक पार्ट आ जाता है एनिमल प्रोडक्ट से रिलेटेड। एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क और मीट, दो है मेजर। इनका कंजप्शन क्योंकि काफी हद तक होता है और काफी हद तक ये जो है एनिमल की जो ह्यूमन जो हेल्थ है उसको अफेक्ट करते हैं। कई बार इनके अंदर रेजिड्यूज ज्यादा हो जाते हैं, कई बार डिजीज इनके अंदर प्रेजेंट होती है जिससे ह्यूमन हेल्थ इन्फ्लुएंस हो सकती है। उसके अलावा एनिमल्स डायरेक्टली कुछ डिजीज जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं ह्यूमन को, जो पार्ट जूनोसिस के अंदर आता है। देन एनिमल के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जो गैस प्रोडक्शन वहां पे होता है या कारकस डिस्पोजल है, उसकी वजह से भी कुछ ऐसे सर्टेन माइक्रोब्स है जो ह्यूमन हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो स्टडीज के कंपोनेंट्स आते हैं जो हम बीपीएच के अंदर डिस्कस करते हैं, दैट इज जूनोसिस, फूड हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन, एपिडेमियो और पॉपुलेशन मेडिसिन, और उसके अलावा बायोमेडिकल रिसर्च का भी पार्ट इसके अंदर आ जाता है। तो ये जो फूड हाइजीन है, जूनोसिस है और इन्वायरमेंटल और एपिडेमियोलॉजी, ये मेन टॉपिक्स है हमारे, आप कहें मेन सब्जेक्ट्स हैं जो वीपीएच के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल स्टार्ट विद फूड हाइजीन। उससे पहले थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, सिलेबस में भी देखोगे आप ये टॉपिक मेंशन होता है, एम्स एंड स्कोप ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ। क्या एम्स है बेसिकली? सो पहला है जो जूनोसिस है उसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सेकंड, फूड सेफ्टी। देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोमेडिकल रिसर्च, लाइजन, अदर एरियाज। अब ये जो लाइजन और अदर एरियाज हैं, इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट, एक वर्ड आपने सुना होगा वन हेल्थ, उससे रिलेटेड पार्ट आ जाता है। और स्टार्टिंग पार्ट ये वन हेल्थ का काफी इंपॉर्टेंट है आजकल, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन हेल्थ से रिलेटेड। वन हेल्थ क्या कहता है कि तीन हमने चीजें ले ली हैं। एक ली है ह्यूमन हेल्थ, एक एनिमल प्लांट्स या एनिमल हेल्थ एक साइड कर लेते हैं, और थर्ड हमारे पास है इन्वायरमेंट।
सो वन हेल्थ क्या कहता है कि ये तीनों चीजें जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तीनों का इंटरकनेक्शन है। कहीं से भी अगर कोई डिस्टरबेंसेस आती है तो उसकी वजह से जो ह्यूमन हेल्थ है वो भी अफेक्ट हो सकती है, या जो अदर जो फैक्टर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं इस वन हेल्थ के वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो करते क्या है बेसिकली, हम सारा जो भी हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उनको एक सिंगल ऑर्गेनिज्म हम मान लेते हैं। पूरा वर्ल्ड जो है वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंट जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सो वन हेल्थ क्या कहती है कि जब पूरा हमारा सिस्टम हेल्दी होगा तभी इंडिविजुअली हेल्थ की हम बात कर सकते हैं वहां पे। और उसमें ये कंसेप्ट आ जाता है कि फिर ह्यूमन के, क्योंकि जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, फिजिशियंस हैं, वो एक अलग स्ट्रीम में है, वेटनेरियंस अलग में है, इन्वायरमेंट वाले या फिर बोटनिस्ट आ जाते हैं वो अलग में है। सो वन हेल्थ क्या कहती है कि हमें एक लिंकेज चाहिए, इंटरकनेक्टेडनेस चाहिए, कि ये जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे के सारे दे वर्क अंडर एन कॉमन अम्ब्रेला, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन ये एक दूसरे के साथ शेयर करें। ये हमारे पास कंसेप्ट है एनिमल हेल्थ का, जहां पे फिजिशियंस, वेटनेरियंस, एपिडेमियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, लाइफ साइंस प्रोफेशनल, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, कम्युनिटी वर्कर्स, लोकल लीडर्स, ये जितने हैं ये सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड रहें, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, कोऑर्डिनेट करें, कोलेबोरेट करें और कम्युनिकेट करें। जब आपस में ये इंफॉर्मेशन सारी शेयर करेंगे, क्योंकि कई सारी ऐसी डिजीज है, या हम ये कहें कि जितनी भी कल भी शायद हम डिस्कस कर रहे थे कि 1400 इन्फेक्शियस डिजीज हैं अराउंड, जो ह्यूमंस को अफेक्ट करती हैं, उसमें से अराउंड 60 to 70% जो है वो एनिमल ओरिजिन की हैं, जोनोटिकली वो इंपॉर्टेंट है। वेटनेरियंस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि उनके पास जितनी भी नॉलेज है वो जो फिजिशियंस हैं उनके साथ शेयर करें कि ये पर्टिकुलर डिजीज एनिमल्स के अंदर ऐसे ऐसे साइन सिम्टम प्रोड्यूस करती है, ये वैक्सीनेशन अवेलेबल है, ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ताकि वो अगर उनका आउटब्रेक कैसे या केसेस हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमन के अंदर, तो वो इफेक्टिवली उसको ट्रीट कर सके। एक पर्पज ये है। दूसरा है कि वहां पे शेयरिंग ऑफ डाटा, नॉलेज एंड रिसोर्सेज, ये सारी की सारी चीजें वहां पे वेटनेरियंस में जैसे वेटनरी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी में अगर किसी कोई नया वायरस आ रहा है उससे रिलेटेड स्टडीज अवेलेबल हैं, तो वो डाटा जब हम शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो जो भी वैक्सीनेशन प्रोडक्शन का काम है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है कंपैरेटिवली। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। असेसमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड ऑन कॉमन हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेक्स्ट, उसके बाद मैकेनिज्म फॉर बिल्डिंग ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच बिटवीन वेरियस हेल्थ प्रोफेशनल्स, इंटरकनेक्टेडनेस चाहिए हमें जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर। यहां पे जरूरत स्टार्टिंग कहां से पड़ी, जब एवियन इन्फ्लुएंजा के आउटब्रेक्स होने स्टार्ट हुए, तब इस चीज की जो है इंपॉर्टेंस फील की गई कि यहाँ पे सेपरेटली नहीं कर सकते हम, ह्यूमन हेल्थ को एक साथ आगे लेके नहीं जा सकते जब तक वेटनरी है या इन्वायरमेंटल हेल्थ है उसको साथ में कोलेबरेट ना करें। तब कंसेप्ट आया हमारे पास वन हेल्थ का। स्पेशली कोई सिंगल डिजीज की आपसे बात करें जिसकी वजह से कंसेप्ट आया था, तो दैट इज एवियन इन्फ्लुएंजा। और जब इनकी फर्स्ट कुछ मीटिंग्स होनी शुरू हुई तो वहां पे फर्स्ट जो एग्रीमेंट हुआ था, जहां पे प्रायोरिटी दी गई थी कि इन चीजों को लेके हम स्टार्ट करते हैं वर्क, जो भी रिसर्च वर्क वगैरह, तो उसमें तीन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या प्रायोरिटीज दी गई, एक रेबीज को, एक इन्फ्लुएंजा को, एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। ये ध्यान रखना, ही क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि स्टार्टिंग जो हुई थी वन हेल्थ की 2012-13 के अराउंड जो इनकी मीटिंग्स थी, उनमें ये टॉपिक्स थे जिनको सबसे टॉप प्रेफरेंस दी गई, रेबीज, इन्फ्लुएंजा और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कोई एक सिंगल डिजीज पूछे जहां से स्टार्ट हुई है तो वो एवियन इन्फ्लुएंजा हम उसके अंदर कहेंगे। तो है क्या वन हेल्थ के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस, ये वर्ड बहुत कॉमनली हम सुनेंगे इनके अंदर कि कई सारे डिसिप्लिन है, वेटनरी है, एपिडेमियोलॉजी है, वाइल्ड लाइफ है, इन्वायरमेंटल है, बोटनिस्ट है, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट, ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया। एक्शंस इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन बिटवीन फिजिशियन वेटनेरियंस so that health of people, animals could be ensured, including the safety of the environment through improved cooperation between physicians and veterinarians. ये हमारे लिए फिजिशियंस वेटनेरियंस है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे और वर्कर्स भी यहां पे आ जाते हैं। वन हेल्थ कंसेप्ट रिकॉग्नाइजेज इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ।
advocating for a collaborative approach to address health challenges that affect all the three domains। तो जो तीनों को अफेक्ट करते हैं बेसिकली, इंटरकनेक्टेडनेस की बात हम यहां पे करते हैं कि ये तीनों चीजें जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं, और इन तीनों की जो कंडीशन इंप्रूव होगी तभी हम जो एक हेल्दी सोसाइटी या हेल्दी इन्वायरमेंट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो जब इनमें बात आई तो हम कहां कहां किन किन उनके ऊपर एक्ट करेंगे, जो टॉपिक्स हैं, या स्कोप ऑफ वन हेल्थ भी हम इनको कह सकते हैं कि ये मेजर टॉपिक्स हैं जो आज के टाइम पे जिनके ऊपर वन हेल्थ कंसेप्ट के अंदर डिस्कशन हो रहा है या वर्क जो है वो ऑन गोइंग है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट, जूनोसिस, देन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, फूड सेफ्टी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, वो पार्ट आ जाता है। देन प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन, उनकी डेवलपमेंट भी पार्ट इसके अंदर आता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो वन हेल्थ के अंदर हम कवर करते हैं। जूनोसिस, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो मतलब बेसिकली आपको हर चीज ध्यान रखनी है कि कहां कहां से जो है वो ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। तो उसमें जूनोसिस है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन एंड वेस्ट, वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, जैसे केएफडी का इंसिडेंस हमने देखा, वहां पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो इन्वॉल्वमेंट था उसकी वजह से केएफडी के रिलेटेड इश्यूज देखने को मिले। फूड सेफ्टी, यहाँ पे कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनके रेजिड्यूज जो है वो फूड के अंदर आते हैं और वो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स और क्लाइमेट चेंज, ये तो आपने काफी डिटेल में देखा होगा, जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट का था या चेरनोबिल की ट्रेजेडी थी। अ, ये सारे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बेसिकली वहां पे फ्लड्स आ रहे हैं, और जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उनकी वजह से भी जो है, जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उसकी वजह से एडवर्स कंडीशंस फेस हो रही हैं। और जैसे स्मोक टाइप कंडीशंस हमारे यहाँ पे तो बड़ी कॉमन हो गई है, विंटर्स के अंदर ही आएगी, सो उसकी वजह से भी लोगों को ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, उस टाइप की कंडीशंस फेस करने को मिलती हैं। वो सारा का सारा इन्वॉल्व है इन्वायरमेंटल हैजार्ड से रिलेटेड। तो इन चीजों का हम डिस्कशन करेंगे वन हेल्थ के अंदर, या करते हैं मेनली ये टॉपिक्स है। सो वन हेल्थ के बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ बोलो। सर जैसे आपने बताया कि ये वन हेल्थ में हम तीनों एस्पेक्ट लेके चलते हैं, मतलब ह्यूमंस, वेटनेरियंस और ये बॉटनिस्ट को। हम्म तो हम्म अपने क्या मतलब इंडिया पे नेशनल लेवल पे कुछ ऐसी मीटिंग्स होती हैं इन लोग की, को कॉन्फ्रेंस टाइप कुछ होती हो? कॉन्फ्रेंस होती है वन हेल्थ से रिलेटेड, बल्कि जब अगर इसको डिटेल में पढ़े तो इसमें ये मेंशन्ड है कि कंट्रीज आपस में डाटा शेयर करेंगी, लोकल लेवल पे विद इन कंट्री भी जो है इंफॉर्मेशन शेयर होगी। वहां पे भी ये होगा कि जब भी कोई इस टाइप की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वन हेल्थ से रिलेटेड, तो हर कंसर्न फील्ड से वहां पे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो बुलाए जाते हैं। उसमें ना केवल बोटनिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, कोई वाइल्ड लाइफ वर्कर भी हो सकता है, जो हमने वहां पे मेंशन किए जितने भी, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है जो वैक्सीन डेवलपमेंट में काम कर रही है। तो वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं जब भी इनकी इस टाइप की कोई कॉन्फ्रेंस होती है वन हेल्थ से रिलेटेड या पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। और कोई और कोई क्वेश्चन वन हेल्थ से रिलेटेड? थोड़ा सा फोकस करके चलना इंपॉर्टेंट है पार्ट वन हेल्थ से रिलेटेड का। अब आ जाते हैं हम फूड हाइजीन में। तो फूड हाइजीन में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज रिलेटेड टू मिल्क हाइजीन। सो मिल्क हाइजीन की बात करते हैं तो पब्लिक हेल्थ में पहला पार्ट जो इसके अंदर आ जाता है वो आ जाता है डिजीज ट्रांसमिशन का। अब डिजीज जो है वो शायद कल भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, ट्रांसमिट कैसे कैसे हो सकती है। हम ले लेते हैं एक एनिमल, एक है मिलकर आप कह सकते हो, या ह्यूमन। एक तो डायरेक्ट एनिमल इन्फेक्टेड है, वो कोई डिजीज ट्रांसमिट करे ह्यूमन को, एक फिनोमिना तो ये है। दूसरा है मिलकर इन्फेक्टेड है, एनिमल के बीच में यहां पे मैं मिल्क और लिख देता हूं। दो पॉसिबिलिटीज और बनती हैं, मिलकर अफेक्ट करेगा एनिमल को, एनिमल से वो इन्फेक्शन जाएगा मिल्क के अंदर और दोबारा ह्यूमन के अंदर। एक है कि मिलकर जो है वो डायरेक्टली मिल्क को कंटेमिनेट करे, जैसे मिल्किंग करते टाइम कोई टीबी का पेशेंट, उसको स्नीजिंग हुई, कफिंग हुई, तो जो भी माइक्रोब्स थे वो डायरेक्टली मिल्क के अंदर आ गए और फिर वो उसको कंटेमिनेट करे। तो ये तीन चार ऐसी चीजें बनती हैं जहां पे मिल्क के थ्रू जो है वो ह्यूमन हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है। और इसमें क्या क्या डिजीज हमें कॉमनली देखने को मिलती हैं
इन्फेक्शन ऑफ मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम काउ विच देन ट्रांसफर टू ह्यूमंस। तो मतलब काउ इन्फेक्टेड है, काउ के जो मिल्क के अंदर वो पर्टिकुलर माइक्रोब्स हमें देखने को मिलते हैं जो ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक है ट्यूबरकुलोसिस, एक है ब्रूसलोसिस का। ब्रूसलोसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट है पार्ट कि अबॉर्शंस कितनी बार देखने को मिलते हैं ब्रूसेला के अंदर कॉमनली? सिंगल टाइम। तो वो सिंगल टाइम के बाद वो पर्टिकुलर जो भी एनिमल है दैट बिकम कैरियर, और उसके जो भी यूट्राइन डिस्चार्जेस हैं या मिल्क के थ्रू एक्सक्रीशन हमें देखने को मिलता है ब्रूसेला ऑर्गेनिजम्स का। देन टीबी, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, साल्मोनेलोसिस है, क्यू फीवर है, काउपोक्स, सूडो काउपोक्स, एफएमडी, लेप्टोस्पायरोसिस, ई कोलाई, ये स्पेशली O157H7। सो ये नॉर्मली इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है O57H7। एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करता, लेकिन उसके डंग में आ जाता है, वहां से कहीं से कंटेमिनेशन हो जाए तब ये ह्यूमन में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कैंपाइलोबैक्टर का इन्फेक्शन और लिस्टीरियोसिस। सो ये ऐसी डिजीज हैं जो हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया में आती हैं, जहां पे एनिमल टू मिल्क, मिल्क टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलता है। बेसिकली एनिमल अगर इन्फेक्टेड है तो इस टाइप की डिजीज जो है वो जूनोटिकली ट्रांसमिट हो सकती हैं ह्यूमन के। तो इनमें जो भी इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। कोजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर थ्रू मेमरी ग्लैंड और फीकल कंटेमिनेशन। दो बातें हुई यहां पे, या तो एनिमल इन्फेक्टेड है उससे मिल्क में आ रही हैं, या जो फीकल कंटेमिनेशन है जैसे ये O57H7 ये फीकल कंटेमिनेशन करता है मिल्क के अंदर बेसिकली, और तब जो कोलिबैसिलोसिस हम कह सकते हैं उस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है। then infection from man to cow and then to milk and milk to human। ये मतलब आपस का ट्रांसमिशन जिसको हमने एम्फिजिनोसिस का डिस्कशन किया था। तो इसमें सेप्टिक सोर थ्रोट, स्कारलेट फीवर, डिप्थीरिया, ये ऐसी कंडीशंस हैं जो दोनों के अंदर ट्रांसमिट हो सकती हैं। एडिशनली हम लिखना चाहें तो टीबी भी यहां पे मेंशन कर सकते हैं, ह्यूमन टीबी, वो भी आ जाएंगे। इनके क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म स्कारलेट फीवर का इटियोलॉजी? स्ट्रेप्टोकोकस कौन से वाला? पायोजेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिक पायोजेन पायोजेन आप लोगों ने पढ़ी है माइक्रो दिन दिन में, अब तो काफी डिटेल में डिस्कस हुआ है, कई दिन तक क्लासेस थी। ये तो इंपॉर्टेंट है स्कारलेट फीवर वैसे, इसका तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया होना चाहिए। स्कारलेट फीवर पायोजन। पायोजेन इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन तो स्ट्रेप्टोकोकस ये हम लिख देते हैं पायोजेन पायोजन। ठीक है, तो ये ऐसी हैं जो ट्रांसमिट होती हैं। डिप्थीरिया, ये भी पढ़ा है कभी? कोराइनी बैक्टीरियम में था क्या कोई? कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। देन दूसरी पॉसिबिलिटी ये आ जाती है कि वहां पे डायरेक्ट कंटेमिनेशन ऑफ मिल्क बाय ह्यूमन, तो यही सेम डिजीज डायरेक्ट में भी आ जाती है। सेप्टिक सोर थ्रोट, स्कारलेट फीवर, डिप्थीरिया, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, डाइजेंट्री, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मिल्कर है बाय चांस वो कहीं ना कहीं से डिजीज जो है डायरेक्टली वो मिल्क को कंटेमिनेट कर रहा है। इनडायरेक्ट कंटेमिनेशन में मिल्कर ने कोई यूटेंसिल्स हैं उनको कंटेमिनेट कर दिया, तो वहां से भी इनडायरेक्ट कंटेमिनेशन ऑफ मिल्क हो सकता है। डायरेक्ट में डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क के अंदर जा रहा है, जो भी ह्यूमन अफेक्टेड है वहां पे जो भी वर्कर्स हैं जो भी मिल्कर्स हैं। इनडायरेक्ट में थ्रू अदर मीन्स वो वहां मिल्क के अंदर पहुंच रहा है, वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ड्यूरिंग स्टोरेज हो सकता है, वो रीजंस यहाँ पे आ जाते हैं। सो ये डिजीज आपको ध्यान रखनी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वहां पे। कैसे कैसे? मैन टू काउ, बल्कि मेनली तो इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाता है कि मैन टू काउ
और देन मिल्क टू ह्यूमन। या फिर कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो काऊ को भी या एनिमल्स को भी अफेक्ट करेगी और ह्यूमंस को भी अफेक्ट करेगी, दैट इज ट्रांसमिटेड बाय ह्यूमन। तो इन वाले पार्ट पे आपको स्पेशली फोकस करना है। देन मिल्क बोर्न डिजीज हमारे पास आ जाती हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं हमारे पास। तो ये 3 टर्म्स आपको फोकस करके चलना है। एक बार राजस्थान में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। एक है इन्फेक्शन, एक इंटॉक्सिकेशन और एक टॉक्सी इन्फेक्शन। तीनों लिख देता हूं मैं यहां पे। एक है इन्फेक्शन, दूसरा हमारा इंटॉक्सिकेशन, और थर्ड है टॉक्सी इन्फेक्शन। तो यहां पे क्या डिफरेंस है, दो जगह पे आप देखोगे टॉक्सी वर्ड मेंशन होगा यहां पे। एक टॉक्सी इन्फेक्शन, एक इंटॉक्सिकेशन। इन्फेक्शन क्या हुआ, डायरेक्टली मिल्क के अंदर कोई चीज प्रेजेंट है और वहां से हमने उनको कंज्यूम कर लिया। इसमें मेनली क्या आते हैं इन्फेक्शन में, कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट है जिसको फूड के साथ हमने कंज्यूम किया, सो वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, वो हो गया इन्फेक्शन। ये सिंपल है, इन्फेक्शन वर्ड हम कॉमनली यूज करते हैं जहां पे कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया अंदर आ रहा है बॉडी के अंदर। कंफ्यूजन है इंटॉक्सिकेशन और टॉक्सी इन्फेक्शन के अंदर। दो चीजें यहां पे, इंटॉक्सिकेशन के अंदर क्या है, इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फूड। यहां पे हम, या ये कहें टॉक्सिन्स अंदर जा रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, ये इंटॉक्सिकेशन हुआ। दूसरा क्या चीज आती है, दूसरी कंडीशन ये है कि वहां पे कुछ माइक्रोब्स या कुछ बैक्टीरियाज गए इंटेस्टाइन के अंदर। अब उन बैक्टीरियाज ने खुद इन्फेक्शन प्रोड्यूस ना करके इंटेस्टाइन में कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करे, और वो टॉक्सिन्स ब्लड में आके इन्फेक्शन कोज करेंगे। तो जो टॉक्सिन्स इन्फेक्शन कोज कर रहे हैं उनको नाम दिया हमने टॉक्सी इन्फेक्शन। Certain group of organisms which can infect intestine when ingested along with food and produce toxins in situ to bring about symptoms of poisoning. So अगर प्रीफॉर्म्ड हमने टॉक्सिन्स कंज्यूम किए, वो हो गया इंटॉक्सिकेशन। और जब टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो वो हो जाता है टॉक्सी इन्फेक्शन, या टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको बोलते हैं टॉक्सी इन्फेक्शन। हुई ये तीनों टर्म्स क्लियर? क्लियर है तीनों टर्म्स? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमारे पास आ जाते हैं कि कौन सी डिजीज यहां से वही जो ट्रांसमिट होंगी। तो ये सारी बैक्टीरियल डिजीज हैं जो मिल्क बोर्न हो सकती हैं, इनकी टियोलॉजी यहां पे मेंशन्ड है। साल्मोनेला, लिस्टीरिया, डिप्थीरिया, कैम्पाइलोबैक्टर, शिगेला, स्ट्रेप्टोकोकस, टीबी, विब्रियो हिमोलिटिकस, यर्सीनिया, एंटेरोहिमोलिटिका, एंटेरोकोलिटिका, ये हैं सारे। उसके बाद वायरल रिकेट्शियल आ जाती हैं बीच में। तो रिकेट्शियल में क्यू फीवर, कोक्सेला बोर्नेटाई, ये क्या बोलते हैं इसको हम, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर पास्चुराइजेशन। अगर आपने याद कर रखा तो बेटर है, अदरवाइज ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म मतलब ये अगर डिस्ट्रॉय हो गया, सही यही होगा कोक्सेला बोर्नेटाई, Yes, sir. यही या है, कोई और? यही है. तो ये हम ये मानते हैं कि ये, पहले ये मानते थे कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो मोस्ट हीट स्टेबल बैक्टीरिया है जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट है, अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस हम मानते थे। बाद में जब ये देखा गया कि कुछ और बैक्टीरिया या कुछ एक और बैक्टीरिया है जो फिर भी सर्वाइव कर जाता है, जो पैथोजेनिक है, तो उसके उसके बाद उसका जो पास्चुराइजेशन टेम्परेचर है वो इंक्रीज किया गया। तो इसको अगर हमने डीएक्टिवेट कर दिया तो हम ये मानते हैं कि बाकी सारे के सारे बैक्टीरिया वहां पे डीएक्टिवेट हो गए। देन फंगल इंटॉक्सिकेशन में अफ्लाटॉक्सिकोसिस है, इसके टॉक्सिन्स जो हम डिस्कस करते हैं B1 B2, वो मिल्क के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉर्म आ जाती है M1 M2, बॉडी के अंदर कन्वर्ट होते हैं और मिल्क में जब आते हैं तो उनको हम अफ्लाटॉक्सिन M1 और M2 बोलते हैं। उनकी इंटॉक्सिकेशन हो सकती है वायरल में पोलियोमाइलाइटिस, इंफेक्शियस हेपेटाइटिस, टिक बोन एंसेफेलाइटिस, एफएमडी। पैरासिटिक में हमारे पास टोक्सोप्लाज्मोसिस, जियार्डियासिस है। ये डिजीज हैं जो ट्रांसमिट होती है। ये टिक बोन एंसेफेलाइटिस पे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है।
कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो ट्रांसमिट हो सकती है मिल्क से, वायरल। तो ये कई बार क्योंकि टिक बोर्न है तो हम ये मानते हैं कि इसकी कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो इसका लाइफ साइकिल होता है उसमें अल्टीमेटली जो इन्फेक्शन होता है ह्यूमन में वो हो जाता है। तो ये स्पेशली ध्यान रखना है, टिक बोर्न एंसेफेलाइटिस दैट इज एन मिल्क बोर्न डिजीज। देन मिल्क बोर्न टॉक्सी इन्फेक्शंस, तो यहाँ पे बैसिलस सीरियस इन्फेक्ट पॉइजनिंग, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस पॉइजनिंग। ठीक है, एक डिजीज आपने आई थिंक पढ़ी होगी, शेकर फोल सिंड्रोम बोलते हैं उसको, पढ़ी थी ये? शेकर फोल किस पार्ट में थी ये इटियोलॉजी? शेकर क्लोस्ट्रिडियम। फोल, कौन सा क्लोस्ट्रिडिया? चौबई। कौन से वाला? चौबई। बोटुलिज्म टाइप सी। तो इस ये जब आपने डिस्कस की यहाँ पे ये वर्ड आया था टॉक्सी इन्फेक्शंस का, टॉक्सी इन्फेक्शियस डिजीज। या नहीं आया? बेसिकली जो बोtulism के टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी के अंदर आके, इस स्पेशली इसके अंदर ये होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर वो बोtulism आता है, या कई बार वुंड के अंदर भी वो प्रोड्यूस करता है और वहां से इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर करता है। शेकर पोल इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये याद रखना इसको। तो ये हमारे टॉक्सी इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आ जाते हैं। मिल्क बोर्न में सीरियस और परफ्रेंजेंस, इंटॉक्सिकेशन में बोटुलिज्म, कोलरा, ई कोलाई पॉइजनिंग, स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग, इनके टॉक्सिन्स भी जो है वो एंट्री कर सकते हैं। सो ई कोलाई अपने आप में इंफेक्शन भी कोज कर सकता है और इंटॉक्सिकेशन भी कोज कर सकता है। सॉरी, सेम स्टेफाइलोकोकस के लिए भी यही बात है, इन्फेक्शन भी इंटॉक्सिकेशन। सो ये जो पार्ट है इन्फेक्शन का, टॉक्सिन इन्फेक्शन का और इंटॉक्सिकेशन का, इंपॉर्टेंट है, ये आपको फोकस करना है, आईसीआर के लिए भी स्पेशली ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। देन अब हम आ जाते हैं मिल्क से रिलेटेड बातों पे। तो मिल्क हाइजीन की हम शुरुआत करेंगे। तो दिस साइंस कंसर्न्ड विद द क्लीन होलसम मिल्क प्रोडक्शन फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया अदर डिजीज causing organisms and maintenance of this condition to from farm to consumer। जहां से प्रोडक्शन है, जहां से कंज्यूम करते हैं, उसके बीच में जितने भी स्टेप्स आते हैं वहां पे हमें कोई भी इंफेक्शन नहीं चाहिए। इस चीज की गारंटी के लिए हमारे पास मिल्क हाइजीन है। तो मिल्क हाइजीन में पहला वर्ड है मिल्क। तो पहली डेफिनेशन ही हमारे पास आ जाती है कि मिल्क किसको बोलेंगे। मिल्क, एलपीटी में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी मिल्क की। Clean lacteal secretion obtained from बीच में रुक गए आप, बोलो, कंटिन्यू करो। आप मेरे को ये बता दो कि पार्चुरेशन से इतने दिन पहले और इतने दिन बाद का जो है 15 दिन। 15 days before and 5 days after calving. 15 डेज बिफोर, तो Before, ठीक है। 5 डेज है या after. 5 डेज? बेसिकली हम चाह रहे हैं कि जो कोलोस्ट्रम फ्री है, वो तो सारी बातें ठीक है कि क्लीन लैक्टियल सिक्रीशन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, मिनिमम बैक्टीरियल काउंट, लेकिन थोड़ा सा ये जो पार्ट है कि 15 डेज बिफोर और 5 डेज आफ्टर उन सिक्रीशंस को, या इस ड्यूरेशन में जो सिक्रीशंस आती हैं उनको हम मिल्क के अंदर कंसीडर नहीं करते। टाइम पीरियड आपको याद रखना है, कंपोजिशन वगैरह सारी चीजें आपने वहां पे डिस्कस कर ली होंगी। हम जो आ जाते हैं वो स्टार्ट करते हैं डेयरी माइक्रोबायोलॉजी से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेयरी माइक्रोबायोलॉजी का। एक क्वेश्चन लगभग लगभग हर एग्जाम में इस पार्ट से पूछा जाता है। सो मिल्क की सिंथेसिस बेसिकली कहाँ होती है, किन सेल्स के अंदर? एल्वेलाई। थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, एल्वेलाई, या जिनको हम मायोएपिथेलियल सेल्स बोल देते हैं।
अब जहां पे सिंथेसिस हो रही है उसके बाद वहां पे ल्यूमन, ल्यूमन से डक्ट। तो जब तक मिल्क इस एल्वेलाई के अंदर प्रेजेंट है तब तक वो स्टरलाइज्ड है, तब तक उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही वो डक्ट के अंदर आएगा, जितने भी डक्ट के अंदर माइक्रोब्स हैं वो मिल्क के साथ ऐड होना शुरू हो जाएंगे। सो मिल्क का कंटेमिनेशन जब वो अडर को छोड़ता है उससे पहले ही स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। कंटेमिनेटेड बाय बैक्टीरिया, मिल्क स्टाइल एट सिक्रीशन इन द अडर, कंटेमिनेटेड बाय बैक्टीरिया इवन बिफोर इट लीव्स द अडर। तो जहां पे जो एल्वेलाई है उससे सिक्रीट होता है जब स्ट्राइल है, लेकिन जो डक्ट में आता है तब इन्फेक्शन है। और जिस टाइम पे लीव करेगा बेसिकली अडर को, तो हम ये मानते हैं कि वहां पे 500 to 1000 बैक्टीरियाज हैं। लेकिन इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आके जब तक वो जो वेसल है या पेल है जहां पे हम मिल्क कलेक्ट करते हैं वहां पे 10,000 काउंट वहां पे पहुंच जाता है। when drawn to the pail, 10 raised to power 3 हम कह देते हैं इसको पर ml, इतना काउंट वहां पे आ जाता है। ठीक है, तो फ्रेशली ड्रोन जो मिल्क है उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 38 डिग्री सेल्सियस है, विच इज हाईली सुटेबल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ये भी पूछ लेते हैं कि मिल्क जो है वो बॉडी को किस टेम्परेचर पे लीव करता है, वो ध्यान रखना है 38 डिग्री सेल्सियस पे। अब कोजेस क्या है, या हम कहें कंटेमिनेशन जो हो रही है उसके सोर्सेज क्या हैं, रीजंस कहां कहां से हो सकते हैं। तो इसके अंदर एक हम कहेंगे एनिमल रिलेटेड, एक इन्वायरमेंटल रिलेटेड, एक जो मिल्कर है उससे रिलेटेड, एक जो यूटेंसिल्स वहां पे यूज हो रहे हैं उनका रोल है। ये जो मिल्किंग टाइम, मिल्किंग जब तक हो रही है तब तक की बात है। उसके बाद ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी चांसेस हैं कि होलसेलर है, रिटेलर है, वेंडर है, वहां पे वो कंटेमिनेट करे, या ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी पॉसिबिलिटी है कि कंटेमिनेशन हो जाए। ये सोर्सेज हैं। सो इंटीरियर ऑफ बर्डर, बैक्टीरियल काउंट ऑफ मिल्क वेरीज बिटवीन 500 to 1000। इन्वायरमेंटल में बैक्टीरिया एक्युमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी गेट डिस्क्लोज्ड, कि वहां पे हेयर्स बहुत ज्यादा है, डंग वहां पे लगा हुआ है एनिमल को, सराउंडिंग्स में डस्टी इन्वायरमेंट है, और उस पर्टिकुलर एनिमल की हाइजीन इतनी अच्छी नहीं है, उसकी वॉशिंग प्रॉपर नहीं है, तब उसकी बॉडी से कुछ बैक्टीरिया जो है वो मिल्क के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो वही पेल तक पहुंचने पे जो काउंट है वो 10,000 बैक्टीरिया पर एमएल या उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देन मिल्कर और हैंडलर अगर वो इन्फेक्टेड हैं, टाइफाइड, डिप्थीरिया, स्कारलेट फीवर, सेप्टिक सोर थ्रोट, उनसे प्रॉपरली ये इन्फेक्शंस ट्रांसमिट हो सकते हैं मिल्क के अंदर। यूटेंसिल्स अगर प्रॉपरली वॉश्ड नहीं है, पहले का कुछ मिल्क वहां पे अगर लगा हुआ है तो वो आइडियल सोर्स हो जाता है इन्फेक्शन का। देन होलसेलर के टाइम पे कोई मिल्क डाल रहा है, वहां पे कंटेमिनेशन हो रहा है। रिटेलर, वेंडर, ट्रांसपोर्टेशन में सफिशिएंट जो है कंडीशंस मेंटेन नहीं हुई टेम्परेचर की, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है टेम्परेचर का। तो आइडियली हमें मिल्किंग के बाद उसको 5 डिग्री सेल्सियस या उससे बिलो, या हम कहें 10 डिग्री सेल्सियस तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे हमें स्टोर करना है। पास्चुराइज्ड मिल्क के लिए ये बात हो जाएगी 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो। इससे हम जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है उस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को मिनिमाइज कर सकते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर मान लो एक बैक्टीरिया है तो वहां पे जो फैक्टर होगा दैट विल बी 1.05। इतनी ग्रोथ होगी अगर वहां पे वो टेम्परेचर मेंटेन रहा तो, जबकि ये रूम टेम्परेचर पे 30 टाइम्स 40 टाइम्स तक भी इंक्रीज हो जाता है। सो इसलिए टेम्परेचर की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब जो बैक्टीरियाज इन्फेक्ट करेंगे मिल्क को या कंटेमिनेट करेंगे वो कौन से हो सकते हैं, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो यहां पे आप देखोगे वहां पे टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, ये टेम्परेचर रेंज, ऑप्टिमम ग्रोथ, ये एग्जांपल्स हैं। तो यहां पे कोलीफॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं। नीचे कोलीफॉर्म्स जो होते हैं उनका ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें ई कोलाई आ जाता है, क्लेब्सियला भी इसी पार्ट के अंदर आ जाता है, एंटेरोबैक्टर वगैरह, ये सारे के सारे कोलीफॉर्म्स में। अब यहां से 2-3 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं हमसे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी क्लास है बैक्टीरियाज की जो रेफ्रिजरेटेड मिल्क या मीट के लिए भी आप सेम चीजें ही मान के चलो, जो रेफ्रिजरेटेड मिल्क या मीट को भी स्पॉइल कर सकते हैं। सो वो हमारे आ जाएंगे साइकोट्रोपिक बैक्टीरियाज, जिनको कोल्ड लविंग बोलते हैं।
ये भी बात शायद आपने माइक्रो में डिस्कस कर लिया होगा सारा का सारा। जो टेम्परेचर इनको चाहिए, तो साइकोट्रोपिक दे कैन सर्वाइव एट रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर्स, ऑप्टिमम ग्रोथ 15 to 20, एग्जांपल्स सूडोमोनास, एल्केलिजेंस। एक है मीजोफिलिक, ये हो गए कोल्ड लविंग, आगे आएंगे हीट लविंग, लेकिन उनके बीच में भी एक टेम्परेचर रेंज आ जाती है, जो ना तो कोल्ड को प्रेफर करते ना हीट को प्रेफर करते, उनको बोलते हैं मीजोफिलिक बैक्टीरियाज, जिनके लिए टेम्परेचर रेंज 20 to 40 और ऑप्टिमम ग्रोथ होगी वो 37 डिग्री सेल्सियस पे। स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इकोलाई मीजोफिलिक है। उसके बाद उसकी सब क्लासिफिकेशन आ जाती है कि ये कोलिफॉर्म ग्रुप के भी उसमें भी हम इनको कैटेगराइज करते हैं। देन इंक्रीज टेम्परेचर किन को चाहिए, उनके लिए दो हैं वर्ड, थर्मोफिलिक और थर्मोड्यूरिक। थर्मोफिलिक के लिए टेम्परेचर रेंज ऑप्टिमम जो है वो 55 डिग्री है, और थर्मोफिलिक की जो टेम्परेचर रेंज है 55 to 70। ड्यूरिक जो है 60 to 63 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्टिमम ग्रोथ में हम सिमिलर टू मीजोफिलिक हम कह सकते हैं 35 to 37। सो ऑप्टिमम की बात करी जाए तो मीजोफिलिक, थर्मोड्यूरिक और कोलिफॉर्म्स लगभग सेम टेम्परेचर रेंज को प्रेफर करते हैं। साइक्लोट्रोपिक कोल्ड लविंग है वो 15 to 20 डिग्री, थर्मोफिलिक नाम से क्लियर है हीट लविंग है तो उनको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए 55 डिग्री। अब जो एलटी है उसका टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास, ये आप आंसर करो प्लीज। 63 degree. 63 डिग्री, तो 63 या हम कहें 62.8 या 63 दोनों ही इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब ये देखो आप यहां पे कि टेम्परेचर रेंज की हमारे पास बात है, इनकी जो टेम्परेचर रेंज है वो 60 to 63 डिग्री सेल्सियस, और इनकी है 55 to 70 डिग्री। सो मैं आपको ये कहूं कि हमारे पास दो ऑप्शन है, इनमें से चूज करना है कि एक तो ऐसी क्लास है जो ये वाला एलटी टेम्परेचर है इसको सरवाइव भी करेगी और मल्टीप्लाई भी करेगी, एक ऐसी है जो सिर्फ सरवाइव कर सकती है पास्चराइजेशन टेम्परेचर को, मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। सो पहला इन दोनों में से कौन सा ऐसा होगा जो पास्चराइजेशन टेम्परेचर के ऊपर मल्टीप्लाई भी करेगा और सर्वाइव भी करेगा? फिलिक या ड्यूरिक? Thermoduric. फिलिक, thermophilic they can survive and grow above pasteurization temperature, while thermoduric can survive but not grow, वो मल्टीप्लीकेशन शो नहीं करेंगे। तो थर्मोफिलिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट है बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, इसके जो स्पोर्स हैं दैट कैन सर्वाइव यूएचटी, अल्ट्रा हीट टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होता है इसमें यूएचटी में? अराउंड 135 to 150। 135 to 150 कह देते हैं हम। तो इन टेम्परेचर्स में भी इसके स्पोर्स जो है सर्वाइव कर जाते हैं। तो यहां से दो क्वेश्चंस के ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना है, एक मैंने जो साइकोट्रोपिक बताया आपको, ये जो लो टेम्परेचर है उनके ऊपर सर्वाइव करेगा, एक मीजोफिलिक का आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जो मिल्क है उसको जो कंटेमिनेट करते हैं या जो फर्मेंटेशन करते हैं वो कौन से माइक्रोब्स हैं हमारे पास, तो उसमें एक है हमारे पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज, लैब भी वर्ड उनके लिए यूज करते हैं, इनको बोला है हमने ग्रास बैक्टीरिया। ये वर्ड कभी सुना है आपने? ग्रास, ग्रास कैटेगरी किसी भी चीज को दे दी जाए, यस सर, सुना है सर। क्या होगा ये? जनरली रिगार्डेड एज सेफ। तो बोलते हैं जनरली रिगार्डेड एज सेफ। ये इनको हमने डेफिनेशन स्टेटस दे दिया कि ये ग्रास स्टेटस है, तो इसका मतलब वो सेफ है अगर प्रेजेंट है मिल्क के अंदर। सो जो लैब है वो दो टाइप के हैं, होमो फर्मेंटेटिव, हेट्रो फर्मेंटेटिव। होता क्या है बेसिकली, जब भी मिल्क फर्मेंटेशन की बात हम करते हैं, घरों में भी जब हम कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, सो जो स्टार्टर यूज करते हैं वो स्टार्टर क्या करता है, क्या प्रिंसिपल है कर्ड फॉर्मेशन का, कि जो लैक्टोज है दैट विल बी कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, पीएच को डाउन लेके आएगा। तो पीएच डाउन होने से क्या होता है बेसिकली, मिल्क के अंदर पीएच जब नीचे जाता जाएगा तो कर्ड मैन्युफैक्चर का क्या प्रिंसिपल क्या है,
क्यों दही जम जाती है लो पीएच पे? lactobacillus coagulation of protein. पीएच को डाउन लेके जा रहा है। मिल्क के अंदर क्या मैकेनिज्म, क्या चल रहा है पीएच डाउन होने से? सर वहां पे Coagulation जो हो जाएगी सर प्रोटीन से. प्रोटीन है उसको कोगुलेशन करवा देगा, मिल्क प्रोटीन को। केजीन किस पीएच पे प्रेसिपिटेट होता है? जिन्होंने मिल्क पढ़ा है उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस क्या है? दो प्रोटीन के टाइप है, केजीन है, वे है। केजीन की प्रॉपर्टी है कि वो जो एक फोस्फोप्रोटीन है, बेसिकली 4.6 पीएच से नीचे जब भी जाएगा तो जितना भी केजीन है मिल्क के अंदर वो कोएगुलेट हो जाएगा। इसीलिए जब भी जैसे कोई लेमन जूस वहां पे गया या कोई एसिड गया तो वो पीएच को डाउन करता है और वो सारा का सारा केजीन प्रेसिपिटेट हो जाता है। सेम मैकेनिज्म ये रहता है, लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड, उससे पीएच डाउन होगा और केजीन फर्मेंट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वहां पे कर्ड हमारी बन जाएगी। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनका लैक्टोज से एंड प्रोडक्ट जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, इनको हम बोलते हैं होमोफर्मेंटिव बैक्टीरिया या होमोफर्मेंटेटिव बैक्टीरिया। इनको नॉर्मली हम यूज करते हैं जो घरों में कर्ड मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस डल ब्रूकी, इसी के अंदर इसकी सब स्पीशीज आ जाती है। बुल्गेरिगस आपने कॉमनली सुना होगा, योगर्ट के लिए दही के लिए कौन सा यूज करते हैं? लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस। ये सारे के सारे होमोफर्मेंटेटिव है। हेट्रोफर्मेंटेटिव में क्या आ जाएगा? वहां पे एंड प्रोडक्ट दैट विल बी अदर देन लैक्टिक एसिड, वहां पे गैसेस हो सकती हैं, कुछ और अदर ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। तो इनके एग्जांपल्स ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस और लैक्टोबैसिलस र्यूट्री। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोफर्मेंटेटिव बैक्टीरिया। वहां पे एंड प्रोडक्ट क्या हुआ? लैक्टोज से लैक्टिक एसिड, यहां पे अदर देन लैक्टिक एसिड हमें अदर एसिड्स और गैसेस का प्रोडक्शन देखने को मिला। सो ये हेट्रोफर्मेंटेटिव हो गए। कुछ वायरसेस भी हैं जो हैं मिल्क के अंदर, हेपेटाइटिस वायरस है, काउपॉक्स वायरस, पोलियोमाइलाइटिस, टिक-बोर्न एन्सेफेलाइटिस, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है बैक्टीरियोफाजिस का। इससे दो क्वेश्चंस बनते हैं बैक्टीरियोफाजिस से। तो फाजिस क्या होते हैं? वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करें, वायरस दैट अफेक्ट्स बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफाजिस भी प्रेजेंट होते हैं। तो चीज जो मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे स्टार्टर कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वहां पे अगर वो पर्टिकुलर जो स्टार्टर है वो इन्फेक्टेड है बैक्टीरियोफाजिस से, तो वो बहुत बार हमें वो देखने को मिलता है कि वहां पे स्टार्टर कल्चर फेल हो जाता है। और वो फेल किस वजह से होगा? बैक्टीरियोफाजिस की वजह से। तो अगर हमसे कोई ये पूछे कि बैक्टीरियोफाजिस मेजरली किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को अफेक्ट करते हैं, तो वो होगा चीज। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम बात करें मिल्क के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ बैक्टीरियोफाज किस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमें मिलेगी, तो वो होगी, ये आपने सुना है कभी, वे के अंदर सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलेगी बैक्टीरियोफाजिस की। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग को अफेक्ट करता है, दूसरा अगर कोई ये डायरेक्टली हमसे पूछे कि बैक्टीरियोफाजिस की कंसंट्रेशन किस जो कंस्टिट्यूएंट या पार्ट ऑफ मिल्क में हमें ज्यादा मिलेगी, तो दैट विल बी इन वे। ठीक है, तो ये वायरस से रिलेटेड पार्ट है। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? सकता है अगर आपने मिल्क नहीं पढ़ा तो थोड़ा बहुत इशू आपको लग सकता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो। कोई डाउट अभी तक जो हमने डिस्कस किया पार्ट? नो। नो सर। देन आगे हमारे पास आ जाती है मिल्क की फर्मेंटेशन। तो दो चीजें होती हैं, एक तो जर्नल फर्मेंटेशन, रूटीन में जो हम स्टार्टर कल्चर ऐड करते हैं मिल्क के अंदर, वहां पे क्या फेजेस हमें देखने को मिलती है। एक स्पेसिफिक फर्मेंटेशन है जहां पे यहाँ पे कई सारे बैक्टीरिया जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज इन कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी जनरल फर्मेंटेशन की हम बात करेंगे तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अभी एचपीएससी के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ऑल्दो
मतलब ये सुकुमार डे के अंदर भी ये पार्ट मेंशन नहीं है, ये स्पेशली जो डेयरी टेक्नोलॉजी है, अलग से डेयरी टेक्नोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको ये पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछ लिया तो हमने इसको ऐड कर लिया है। जनरल फर्मेंटेशन में क्या फेजेस होंगे हमारे पास? सबसे पहले डिस्ट्रक्शन फेज या जर्मिसाइडल फेज। मिल्क के अंदर जितने भी जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं वो सारे के सारे जो एंटी इन्फेक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो कोशिश करेंगे कि वहां पे मल्टीप्लिकेशन को रोका जाए, वो जर्मिसाइडल है। देन पीएच डाउन जाएगा वहां पे, उसको बोलते हैं सोरिंग फेज, खट्टा होना शुरू हो गया है मिल्क। देन न्यूट्रलाइजेशन होगी, देन पुट्रिफिकेशन वहां पे होगी। सो ये फेजेस हमें देखने को मिलती हैं। इनिशियली वहां पे जर्मिसाइडल फेज होती है, देन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अब 4.6 का मैंने डिस्कशन किया, वहां पे क्या होगा? कर्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां से जर्मिसाइडल, फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यहां पे न्यूट्रलाइजेशन, कुछ टाइम तक वो कर्ड है वो एज सच वहां पे रहेगी, स्टेबल रहेगी। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कर्ड को भी बहुत लंबे टाइम तक रख देते हैं हम, मतलब 4-5 दिन तक अगर रखे तो वहां पे पुट्रिफिकेशन देखने को मिलता है। पुट्रिफिकेशन हमेशा होगा, जो प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरियाज है वो कंटेमिनेट करते हैं मिल्क को, और उनकी वजह से पुट्रिफिकेशन, बेसिकली जो प्रोटीन्स है उनका लाइसिस हमें देखने को मिलेगा। सो ये सीक्वेंस या ये फेजेस हमें देखने को मिलती हैं, जर्मिसाइडल, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, न्यूट्रलाइजेशन, सोरिंग फेज, देन न्यूट्रलाइजेशन, और लास्ट में पुट्रिफिकेशन हमें देखने को मिलेगी। ये है जनरल फर्मेंटेशन, नेचुरल फर्मेंटेशन ऑफ रॉ मिल्क। नॉर्मली क्या चीजें कंडीशंस देखने को मिलती है, तो ये ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। अब जो स्पेसिफिक फर्मेंटेशन है, इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। सोरिंग और गैसीनेस, प्रोटियोलाइसिस, अल्कलाइन फर्मेंटेशन, रोपीनेस, एक स्वीट कर्डलिंग भी यहां पे आ जाता है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास सोरिंग और उसको बोलते हैं कर्डलिंग। ये नॉर्मली जो स्टार्टिंग में फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है मिल्क की, किस वजह से होगी? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एसिडिटी, लैक्टिक एसिड फ्रॉम लैक्टोज बाय लैब। ठीक है, यहां पे सोर फ्लेवर डेवलप हो जाता है। इनिशियली हम क्या करते हैं, देखो दूध लेके आते हैं तो दो चीजें हम कॉमनली नोट करते हैं। सफिशिएंट टेम्परेचर हमने मेंटेन नहीं किया, सबसे पहले टेस्ट करके देखेंगे तो वहां पे सोरनेस देखने को मिलेगी, खट्टापन देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन ऐसी होती है कि या तो आपने दूध को गर्म किया, उस टाइम पे वो फट गया, या बिना गर्म करे ही वहां पे कर्डलिंग, या जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं कि वो दूध फट गया है। सो वो कंडीशन हमें कब कब देखने को मिलती है? नॉर्मल जो एसिडिटी है मिल्क की वो इस रेंज की है 0.13 टू 0.15%। अब इसके बाद क्या होगा कि वहां पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, मिल्क का पीएच डाउन आना शुरू होगा, एसिडिटी इंक्रीज होना शुरू होगी। तो जब ये एसिडिटी 0.2 टू 0.25 पे पहुंच जाएगी तब आपको वहां पे सोर टेस्ट फील होगा मिल्क का, और जब ये एसिडिटी 0.5 टू 0.65 पे पहुंच जाएगी तब वहां पे जो मिल्क है वो कर्डल हो जाएगा, फट जाएगा बेसिकली। तो जो सोर फ्लेवर है दैट इज ड्यू टू डाई एसिटाइल एंड एसिटाल्डिहाइड, या कुछ वोलेटाइल एसिड्स भी उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। वोलेटाइल एसिड्स, डाई एसिटाइल, एसिटाल्डिहाइड। अब ये जो डाई एसिटाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बटर मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि जो टेस्ट ऑफ बटर है दैट इज बिकॉज ऑफ डाई एसिटाइल। फ्लेवरिंग एजेंट है बेसिकली ये बटर के अंदर। क्लियर है? कितनी रिकमेंडेड कंसंट्रेशन अलाउड है इसकी? Not more than 4 ppm. नॉट 4 ppm। और अगर टेबल बटर की बात करें तो वहां पे कितनी कंसंट्रेशन है? देसी बटर की हम बात करें, ये भी क्वेश्चन उड़ीसा के अंदर पूछा गया था कि जो नॉर्मल बटर है, देसी बटर, टेबल बटर, वहां पे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, इसलिए वहां पे कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आप इतना अलाउ कर सकते हो। तो उसमें 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, नन ऑफ द अबव, तो उसमें नन ऑफ द अबव आंसर था। देन योगर्ट वगैरह होते हैं, तो अगर आपसे दही और योगर्ट का फ्लेवर कोई पूछे, फ्लेवरिंग एजेंट, अगर डाई एसिटाइल है तो आप डाई एसिटाइल को चूज करोगे, अगर डाई एसिटाइल नहीं है तो
एसिटाल्डिहाइड को चूज करोगे। ये ध्यान रखना है, पहले डाई एसिटाइल है, ये नहीं है तो हम एसिटाइल। तो हम क्या बात कर रहे थे, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे है लैक्टोज और लैक्टिक एसिड में इसको कन्वर्ट होना है बेसिकली। लैक्टिक एसिड क्या करेगा अल्टीमेटली, केजीन की प्रेसिपिटेशन। सो जब भी एसिड का प्रोडक्शन होगा वहां पे कुछ लैक्टिक एसिड, कुछ जो हमने वोलेटाइल एसिड्स डाइएसिटाइल एसिटाल्डिहाइड, इनकी वजह से सोरनेस आएगी। तो एसिडिटी नॉर्मल मिल्क की हमारी 0.13 टू 0.15, 0.2 टू 2.25 पे ये सोरनेस आएगी और 0.5 टू 6.5 पे कर्डलिंग हो जाएगी। तो नॉर्मली भी आप अगर कर्ड की एसिडिटी देखोगे तो वो 0.7 के अराउंड होगी, 0.7 0.8 की। सो 0.5 टू 6.5 0.65 वो क्रॉस करेगी तो वहां पे कर्डलिंग देखने को मिलेगी। तो नॉर्मली कौन से ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो सोरिंग और कर्डलिंग करते हैं? तो रोपिनस की हम बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए अगर ये बात की जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये टॉपिक जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रोपिनस किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से होगी? एल्केलिजेंस विस्कोलेक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। होती क्या है रोपिनस या स्लाइमिनस, कि जब हम मिल्क को एक वेसल से दूसरे वेसल में, एक दूध को किसी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालेंगे तो थ्रेड्स हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा डालते टाइम वहां पे थ्रेड्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया लीडिंग टू चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट दैट फॉर्म्स थ्रेड्स और विस्कस मास व्हेन पोर्ड, इसको हम बोलते हैं रोपिनस। जैसे रस्सियां वहां पे बन गई, वो रोपिनस है या स्लाइमिनस। किस वजह से होगी? बिकॉज ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड म्यूसिन्स। ये जो सब्सटेंसेस हैं बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से स्टिकीनेस हमें आपस में देखने को मिलेगी, रोपिनेस देखने को मिलेगी। तो कोज है पॉलीसेक्राइड्स और म्यूसिन्स, लेकिन ये नहीं पूछा जाता। हमसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि रोपिनेस की जो फैक्टर है कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एल्केलिजेंस विस्कोलेक्टिस। इंपॉर्टेंट है। देन प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस में क्या होगा? प्रोटीन्स का लाइसिस होगा। प्रोटीन्स कौन से हैं मेजरली वहां पे? केजीन और सम इनसोल्यूबल केजीन डेरिवेटिव्स आर ब्रोकन डाउन टू वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स थ्रू एक्शन ऑफ माइक्रोब्स और देयर एंजाइम्स। तो प्रोटियोलाइसिस में जो सबसे कॉमन एंजाइम है दैट इज सूडोमोनास। सबसे मेजर या इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया है दैट इज सूडोमोनास। अब ये जो प्रोटियोलाइसिस है ये बहुत सारी चीजों में एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, लेकिन चीज मैन्युफैक्चरिंग की जब बात आती है वहां पे दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड टेक्सचर इन चीज। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड टेक्सचर इन चीज? तो वो है प्रोटियोलाइसिस। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म या लाइसिस या ब्रेक डाउन बाय माइक्रोब्स। चीज के लिए प्रोटियोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केजीन का वहां पे मेटाबॉलिज्म होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, जिसकी वजह से प्रोटियोलाइसिस होगी। देन स्वीट कर्डलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कर्डलिंग हम शुरू में पढ़ के आए, वहां पे एसिडिटी का प्रोडक्शन होगा तब वहां पे कर्डलिंग हमें देखने को मिलती है। अब उसमें हमने बीच में एक डिस्कशन किया सोरनेस भी आ रही है। तो एक दूसरा मेथड ऐसा होता है जहां पे क्या होगा कि जो कर्डलिंग हो रही है वो कर्डलिंग विदाउट प्रोनाउंस्ड एसिड प्रोडक्शन, कि वो जो कर्डलिंग है दैट इज बिकॉज ऑफ रेनिन लाइक एंजाइम्स, नॉट बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, उसको मैं दूर कर देता हूं। केजीन का जो प्रेसिपिटेशन है उसके लिए कई सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक उसमें पीएच है जो हमने डिस्कस किया, ये वाला पार्ट। दूसरा उसमें रेनिन जो एंजाइम है, RENNIN, रेनिन, हीट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एसिड, इन सब के एक्शन से जो है केजीन जो है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। प्रेसिपिटेशन होगी तो वहां पे कर्डलिंग टाइप सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। सो ये रेनिन, जब हम आर्टिफिशियल रेनिन कहां से ऑब्टेन होता है हमारे पास, या जो रेनेट हम यूज करते हैं वो कहां से मिलता है हमें? बताओ। काफ स्टमक। और काफ स्टमक से जो ऑब्टेन होता है उसको हम बोल देते हैं रेनेट। और इसी रेनेट को हम यूज करते हैं चीज प्रोडक्शन में। वहां पे रेनेट के एक्शन से और एसिड के एक्शन से, दोनों के एक्शन से केजीन की प्रेसिपिटेशन होती है।
लेकिन इस स्वीट कर्डलिंग के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो रेनिन लाइक एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन ऑफ केजीन हमें देखने को मिलता है। तो यहां पे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्वीट कर्डलिंग जो है, वहां पे कर्डलिंग तो हो रही है। कर्डलिंग, अगर एक वर्ड हमसे कोई पूछे कर्डलिंग, तो हम कहेंगे कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से केजिन प्रेसिपिटेट हो गया। लेकिन स्वीट कर्डलिंग कोई वर्ड ऐड कर देगा तो तब मीनिंग बदल जाएंगे। वहां पे क्या होगा कि जो बैक्टीरियाज हैं दे आर प्रोड्यूसिंग रेनिन लाइक एंजाइम्स, और वहां पे उनकी वजह से प्रेसिपिटेशन ऑफ केजिन हो रहा है, ना कि एसिड प्रोडक्शन की वजह से। यहां पे एसिड प्रोडक्शन नहीं होगा। सो कर्डलिंग विदाउट प्रोनाउंस्ड एसिड प्रोडक्शन, इसको बोलेंगे स्वीट कर्डलिंग। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेनिन लाइक एंजाइम्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वीट कर्डलिंग अकर्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ रेनिन लाइक एंजाइम्स बाय बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है क्या जो है इन्वॉल्व इसमें, तो मेनली बैसिलस जो बैक्टीरिया है वो इन्वॉल्व है, बैसिलस सीरियस, बैसिलस सबटिलिस। सीरियस इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वजह से स्वीट कर्डलिंग हमें देखने को मिलती है। देन लाइपोलाइसिस है, यहां पे फैट का लाइसिस होगा, मिल्क फैट बाय लाइपेज रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। तो यहां पे जैसे ब्यूटायरिक एसिड है या कैप्रोइक एसिड है, ये प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ऑफ फ्लेवर हमें देखने को मिलता है मिल्क में। और यहां पे भी जो कोजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज सुडोमोनास। सो सुडोमोनास प्रोटियोलाइसिस भी करेगा और लाइप करेगा, दोनों चीजें करेगा। प्रोटियोलाइसिस इन मिल्क एज वेल एज लाइपोलाइसिस इन मिल्क, दोनों चीजें हमें देखने को मिलेंगी। देन नेक्स्ट है, यहां से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गैस फॉर्मिंग बैक्टीरियाज कौन से हैं मिल्क के अंदर, तो उसमें कोली एरोजिनस जो ग्रुप है, ये जो ई कोलाई, क्लेब्सिएला, एंटेरोबैक्टर है। उसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम भी एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस फॉर्मेशन इन मिल्क। सो एक टाइप ऑफ फर्मेंटेशन होती है जहां पे एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन होता है, जिसको बोलते हैं स्टोर्मी फर्मेंटेशन। ये स्टोर्मी फर्मेंटेशन किस बैक्टीरिया की वजह से होगी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टोर्मी फर्मेंटेशन किसकी वजह से होगी। उसके अलावा जो कोली एरोजिनस ग्रुप हमने डिस्कस किया, ई कोलाई, क्लेब्सिएला, एंटेरोबैक्टर, इनके पास एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, विच इज क्रिटिकल फॉर लैक्टोज फर्मेंटेशन। तो यहां से एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन होगा। तो गैस फॉर्मिंग बैक्टीरियाज आपको ध्यान रखने हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो उसमें आपके पास 3-4 इनमें से, इनके अलावा कोई अदर ऑप्शन होगा तो आपको वो चूज करना है। या कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये जैसे ये सारे के सारे कोलीफॉर्म्स के अंदर आ जाते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल मेस्टाइटिस है उसमें आपको ये 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ई कोलाई, क्लेब्सिएला, एंटेरोबैक्टर। तो या तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि ये जो इन्वायरमेंटल मेस्टाइटिस है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ये 3, ऑल ऑफ द अबव, या ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि नॉट प्रोड्यूस्ड बाय। तो इन 3 के अलावा जो आएगा वो आपको चूज करना है। तो ये स्पेसिफिक फर्मेंटेशन है मिल्क के अंदर। एक जनरल फर्मेंटेशन हमने पढ़ा, एक स्पेसिफिक फर्मेंटेशन पढ़ा। जनरल के सिर्फ स्टेप्स आपको याद रखने हैं, स्पेसिफिक फर्मेंटेशन में क्या चेंजेस मिल्क के अंदर आ रहे हैं और कौन सा बैक्टीरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ध्यान रखना है। अब इस पार्ट से आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। सर वो स्वीट्स कर्डलिंग और कर्डलिंग में डिफरेंस बता दीजिए दो बार। बोलो। सर स्वीट कर्डलिंग और कर्डलिंग में क्या जो डिफरेंस बताया था आपने उसका। वॉइस नहीं आ रही मेरे को। कोई और किसी को कुछ पूछना हो? स्वीट कर्डलिंग पूछ रहे हो आप? क्या है स्वीट कर्डलिंग में, क्या पूछना चाह रहे हो? चिड़िया बोल रही है किसी की, बस यही सुन रहा है मेरे को। कर्डलिंग स्वीट कर्डलिंग का एक कॉमन, एक ही डिफरेंस तो है सब यहाँ पे कि कर्डलिंग के अंदर क्या होगा। यहां मैंने डिस्कशन किया कि केजीन का जो प्रेसिपिटेशन है उसके लिए 2-3 फैक्टर्स हैं, हम ये 2 मान लेते हैं। एक है पीएच, एक है रेनिन। एक है
पीएच और एक है रेनिन। पीएच 4.6 के नीचे आएगा तब भी केजिन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और यहाँ पे रेनिन अगर होगा तब भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सो कर्डलिंग में जो प्रेसिपिटेशन हो रही है, कर्डलिंग हो रही है नॉर्मली, वो होगी पीएच डाउन जाने की वजह से। स्वीट कर्डलिंग में होगी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ रेनिन लाइक एंजाइम्स, स्वीट कर्डलिंग। दूसरा, यहां पे सोर टेस्ट देखने को मिलेगा आपको ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स। स्वीट कर्डलिंग में क्योंकि एसिड प्रोडक्शन की कहीं पे बात नहीं हो रही, तो वहां पे कोई सोरनेस नहीं देखने को मिलेगी हमें, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया स्वीट कर्डलिंग का। रेनिन कहां से आया? कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो रेनिन लाइक एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से ये कंडीशन एनकाउंटर होती है। हुआ क्लियर? ठीक। और किसी को अगर कोई कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सर स्टॉर्मी फर्मेंटेशन बता दीजिए। स्टोर्मी में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गैस प्रोडक्शन करते हैं, तूफान आ जाता है, स्टॉर्म का मतलब यही हुआ तूफान, तो वो उस टाइप का बहुत ज्यादा एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन वहां पे होगा। इसको हमने स्पेशली टर्म यूज करी इसके लिए, स्टोर्मी फर्मेंटेशन। ओके, थैंक यू। देन एक और आ जाता है हमारे पास, ऑफ फ्लेवर्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है मिल्क के अंदर। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कुक्ड फ्लेवर। कुक्ड फ्लेवर, दिस इज ड्यू टू सल्फ हाइड्राइल कंपाउंड्स। ये सल्फ हाइड्राइल वर्ड्स याद रखना आपको, और ये कहां से आएंगे? ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ मिल्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके अलावा कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, जैसे बिटी फ्लेवर आ जाता है। बिटी फ्लेवर में प्रोटियोलाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटियोलाइटिक जहां पे भी वर्ड आएगा हम याद रखेंगे सूडोमोनास को। पोटैटो फ्लेवर, ये भी सूडोमोनास की वजह से है, म्यूकोइडोलेंस और ग्रेवियोलेंस से। फ्रूटी फ्लेवर भी याद रखना आपको, सूडोमोनास फ्रेजाई से, इंपॉर्टेंट है। कावी, ये याद रखना है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। कीटोसिस में जो एसीटोन की वजह से फ्लेवर आता है मिल्क के अंदर, वो कावी है। पुअर वेंटिलेशन से आता है, वो बार्नी फ्लेवर है। मल्टी फ्लेवर, ये आई थिंक एमपी में पिछली बार पूछा गया था, तो वहां पे मल्टी फ्लेवर के लिए जो सब टाइप रिस्पॉन्सिबल है वो है मल्टीजेंस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस वर मल्टीजेंस। लेकिन वहां पे कंफ्यूजन कहां क्रिएट किया उन्होंने? दो ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन था लैक्टोबैसिलस लैक्टिस मल्टीजेंस, दूसरा ऑप्शन था स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस मल्टीजेंस। तो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि अगर मल्टी फ्लेवर की बात करेंगे हम, तो स्ट्रेप्टोकोकस की जीनस की बात करेंगे, ना कि लैक्टोबैसिलस की या लैक्टोकोकस की। ये वर्ड है इंपॉर्टेंट जो फोकस करके चलना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी फ्लेवर। फिनोलिक फ्लेवर बैसिलस सर्कुलेंस की वजह से। अनक्लीन फ्लेवर मतलब हम जो फीकल ऑर्डर वहां पे आ रही है वो कोलिफॉर्म्स की वजह से या इकोलाई की वजह से हम कह सकते हैं। देन मेटेलिक फ्लेवर भी वहां पे हो जाते हैं, ऑयली, स्टेल, टेलोई। ये किस वजह से होते हैं? जो फैट का ऑक्सीडेशन वहां पे हो रहा है। अब वो फैट का ऑक्सीडेशन मेटल इंड्यूस्ड भी हो सकता है, लाइट इंड्यूस्ड भी हो सकता है। लाइट कैटालाइज्ड लिपिड ऑक्सीडेशन एज वेल एज प्रोटीन डिग्रेडेशन बोथ आर इन्वॉल्व। तो दूध को जैसे कई देर किसी कांच की बोतल में धूप में रख देंगे तब भी उसमें ओ फ्लेवर डेवलप हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं? लिपिड ऑक्सीडेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। देन रेंसिडिटी, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ड्यू टू वोलेटाइल फैटी एसिड फॉर्म थ्रू एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट। तो ये रेंसिडिटी होती है कैप्रोइक और ब्यूटायरिक एसिड प्रोडक्शन की वजह से, ये हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। बीटी क्रीम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। बीटी क्रीम किस वजह से होगी? बैक्टीरिया का नाम याद रखना आपको, बैसिलस सीरियस, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? लेसिथिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ये क्रीम के अंदर एक डिफेक्ट है, बीटी क्रीम उसको बोल देते हैं हम। प्रॉपर मिक्सिंग वहां पे प्रॉपर जो स्ट्रक्चर हमें चाहिए वो अचीव नहीं हो पाता, तो उस डिफेक्ट को बीटी क्रीम बोलते हैं। हमें क्या याद रखना है? बैक्टीरिया कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? बैसिलस सीरियस माइकोइडिस। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? लेसिथिनेज एंजाइम। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जैसे हैं, जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल्क का जो कलर है उस कलर को चेंज कर देते हैं। तो इसमें 5 है हमारे पास, और सबसे कॉमनली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है रेड कलरेशन
एग की कहें, मीट की कहें, मिल्क की कहें, तीनों में सेम बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, सिरेशिया मार्सिसेंस। रेड डिस्कलरेशन ऑफ मिल्क, मीट या एग, किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? सिरेशिया मार्सिसेंस। तो आपने रेड के लिए एक याद रख लिया, बाकी सब के लिए है सुडोमोनास। अब सुडोमोनास के पीछे कुछ कुछ है जो आपको याद रखना है। जैसे ब्लैक जो वर्ड है, निग्री वर्ड या निग्रो वर्ड जो हम यूज करते हैं वो ब्लैक्स के लिए यूज करते हैं। सो उससे रिलेटेड ब्लैक जो डिस्कलरेशन है वो निग्रीफेशियन से आ जाती है। साइनो जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू ब्लू, साइनोजेंस। तो जो ब्लू डिस्कलरेशन है वो साइनोजेंस से। ग्रीन जो फ्लोरिसेंस हमें देखने को मिलती है वो ग्रीनिश फ्लोरिसेंस देखने को मिलती है, इसलिए ग्रीनिश डिस्कलरेशन सुडोमोनास फ्लोरिसेंस से। और येलो जो है वो सिंजेंथा, सुडोमोनास सिंजेंथा, इसकी वजह से येलो कलर हमें देखने को मिलता है मिल्क के अंदर। सो इनसे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज है ये सेम आपको ध्यान रखने हैं, मीट में भी और एग के अंदर भी सेम टाइप के कलर्स वहां पे भी देखने को मिलते हैं। रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तब मतलब जब भी क्वेश्चन पूछा गया है वो रेड से रिलेटेड ही पूछा गया है यहाँ पे। अब इसमें एक चीज और रह जाती है कि जनरली जो है मिल्क को हम स्टेनलेस स्टील के वेसल्स में स्टोर करते हैं, किस पर्टिकुलर मेटल को अवॉइड हम करते हैं? Copper. कॉपर, कॉपर को। और एक जगह ये पूछा गया था कि किस मेटल के साथ स्टोर करने पे गैलेक्टोटॉक्सिन्स वहां पे बन जाएंगे। वो वैसे एक पिगमेंट अलग सा होता है कॉपर के साथ रिएक्ट करके, उसका नाम मैं नहीं याद नहीं कर पा रहा अभी, लेकिन Verdigris, उसको इन sir. जनरली हम किसी को Verdigris. बता रखा है मैंने पहले। वैसे अगर कोई राजस्थान में जिसने मिल्क डिस्कस किया हो पहले, Sir, या जिनको मैंने verdigris मिल्क होता पढ़ी, है. क्या नाम है उसका पिगमेंट का? Verdigris. VERE. Verdigris. ग्रीन कलर का पिगमेंट बनता है वो, मेरे ध्यान से निकल गया। चलो ये उनको गैलेक्टोटॉक्सिन से मान लेते हैं बेसिकली। कॉपर में स्टोर नहीं करेंगे हम, स्टेनलेस स्टील के जितने भी हैं वेसल्स उनके अंदर उनका यूज करेंगे। तो ये है कलर से रिलेटेड और फ्लेवर से रिलेटेड जो भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बेसिकली जो मिल्क की क्वालिटी को। हाँ ठीक है। रीजन क्या है सर? वेल्डिगेरिस, क्या कह रहे हो? कॉपर के इसमें स्टोर क्यों नहीं करते हम? रीजन क्या है उसके पीछे? और अभी ये जो कॉपर के साथ रिएक्ट करता है मिल्क और एक ये पिगमेंट फॉर्मेशन होती है और ये पिगमेंट बन जाता है वेल्डिग्रिस। ये कैसा होता है? ग्रीनिश कलर इंपार्ट कर देगा मिल्क को, और ये जो है दैट एक्ट एज एन टॉक्सिन, गैलेक्टोटॉक्सिन इसको बोलते हैं। वेल्डिग्रिस, ठीक कह रहे हो। इसलिए इसके अंदर स्टोर नहीं करते कॉपर के अंदर हम, कि वहां पे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो टॉक्सिन का क्या नाम है? ये वेल्डिग्रिस। इसलिए वहां पे स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है। किस में स्टोर करते हैं आपने वो शायद अगर ध्यान हो, किस रेशियो में? स्टेनलेस स्टील का रेशियो देखा होगा ना, यही था 18:8। 18:8। ठीक है। अब उसमें 18 क्या था और 8 क्या था? 18 था क्रोम क्रोमियम। क्रोमियम। और 8 आयरन। आयरन। एल्यूमिनियम था, निकल था, क्या था? आयरन था। आयरन था। यस सर। श्योर? चेक कर लेना यस एक बार। ठीक है। सो 18:8 का स्टेनलेस स्टील है वो, एक क्रोमियम में, एक सब आयरन बता रहे हैं। एक बार फिर भी आपको चेक कर लेना, नोट्स में ये मेंशन्ड है। तो ये पार्ट है हमारा इससे रिलेटेड मिल्क से। अब हम आ जाते हैं क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन के ऊपर। दो वर्ड्स हैं, एक है क्लीनिंग, एक है सैनिटाइजेशन। क्लीनिंग के अंदर हम किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे? वहां पे कोई भी सोयल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सैनिटाइजेशन के अंदर हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? वहां पे कोई भी माइक्रो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब सोयल क्या है? हाँ, निकल।
क्रोमियम निकल का कॉम्बिनेशन, फिर भी देख लेना एक बार, या तो मैं शेयर कर दूंगा एक बार नोट्स देख के। सो क्लीनिंग के अंदर हम क्या करेंगे, है क्या बेसिकली कि अब हमने मिल्क को डेयरी प्लांट में ट्रीट करवा दिया, पास्चराइजेशन वगैरह थी जो सारी की सारी वो करवा दी। अब उसके बाद हमें उसको दोबारा से साफ करना है ताकि जो नेक्स्ट सप्लाई ऑफ मिल्क आए उसको कोई भी कंटेमिनेशन फेस ना करना पड़े। इसके लिए जो प्रीवियसली हमने यूज किया है मिल्क, उसके कुछ रेजिड्यूज वहां पे बच जाते हैं, उन रेजिड्यूज को हमें वहां से रिमूव करना है। इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं कि कोई भी मिल्क के पार्ट इधर उधर कोई कहीं पे रह गए वो क्लीन हो जाए। दूसरा फिर उसके बाद सैनिटाइजर्स का यूज हम करते हैं। उन सैनिटाइजर्स का यूज करके उस पर्टिकुलर सरफेस को हम स्टाइल बना देंगे ताकि वहां पे कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो। क्लीनिंग के लिए हम कॉमनली डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं और सैनिटाइजिंग के लिए सैनिटाइजर्स का। अब क्लीनिंग के अंदर जो हमने डिस्कस किया कि कोई पार्ट ऑफ मिल्क वहां पे ना रह गया हो, उस जो अनवांटेड मटेरियल अगर कोई प्रेजेंट है सरफेस पे, उसको वर्ड हम कहेंगे सॉइल। तो क्लीनिंग के अंदर क्या आएगा, प्रोसेस इन विच कंप्लीट रिमूवल ऑफ सोइल अनवांटेड मैटर ऑन फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसेस। अब पास्चराइजेशन जो है वो काफी सारी चीजों के लिए यूज होती है। हम मिल्क डिस्कस कर ले तो इसलिए हम सिर्फ मिल्क का डिस्कशन यहां पे करेंगे। So cleaning is accomplished using appropriate detergent chemicals under recommended conditions for from the internal and external surface of equipment। वहां पे हम साफ करेंगे और जो भी मिल्क का कोई भी कंपोनेंट वहां पे है तो उसको वहां से रिमूव हम करेंगे, ये क्लीनिंग है। सैनिटाइजेशन क्या है, इफेक्टिव बैक्टीरिसाइडल ट्रीटमेंट विद केमिकल थर्मल एजेंट्स टू रिड्यूस द बैक्टीरियल काउंट, डिस्ट्रॉइंग ऑल द पैथोजेंस एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन यूटेंसिल्स और इक्विपमेंट। सो वहां पे हमें जो भी बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स है उनका यूज करना है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेयरी सैनिटाइजर्स कौन से हमारे पास, स्टीम, हॉट वाटर और कुछ केमिकल सैनिटाइजर्स। उसमें मेनली हम क्लोरीन का यूज करते हैं, आइडोफोर्स का यूज करते हैं और क्वार्ट्स का यूज करते हैं, क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड्स, इनके लिए शॉर्ट फॉर्म हम क्वार्ट्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात आ जाती है कि जिस टाइम पे हम यूज करते हैं या जो वहां पे रूटीन में मिल्क वहां से जा रहा है, सो हीट का ट्रीटमेंट वहां पे मिल रहा है बेसिकली उसको। सो हीट ट्रीटमेंट से वहां पे कुछ प्रोटीन जो है डीनेचुरेट होके वो उस सरफेस से स्टिक कर जाते हैं। सो इनको हम क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन डीनेचुरेट करके उस सरफेस पे स्टिक हो गए या एब्जॉर्ब हो गए उसको हम बोलते हैं मिल्क स्टोन। हीट डीनेचुरेटेड प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द इक्विपमेंट सरफेस, या और क्या कह सकते हैं, ड्राइड मिल्क सॉलिड्स एंड साल्ट्स फ्रॉम हार्ड वाटर एंड वॉशिंग सॉल्यूशंस। इन सब के लिए वर्ड यूज हुआ है मिल्क स्टोन। ये भी एक एग्जाम के अंदर पूछा गया था इसलिए इसके ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं। मिल्क स्टोन है क्या, बेसिकली जो मिल्क के प्रोटीन्स हैं वो उस सरफेस के ऊपर स्टिक कर गए हैं, उस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया और अदर कंपोनेंट्स को भी, और वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। अब वो किस वजह से हो सकते हैं, हीट डिजेनेचुरेशन से हो सकते हैं, हार्ड वाटर की वजह से भी हो सकते हैं, या वॉशिंग सॉल्यूशन की वजह से भी हो सकते हैं। उनको नाम देंगे हम मिल्क स्टोन्स का। और इनकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इनमें मेजरली क्या मिलती है, हमें ऐश देखने को मिलती है, 42 to 67.3%। प्रोटीन्स होगा 44.4 to 43.8, वेरिएबल है। फैट होगा 3.6 to 17.7, और मॉइस्चर, क्योंकि हम लिख रहे हैं यहाँ पे ड्राइड मिल्क सॉलिड्स, तो सबसे कम क्या होगा इनके अंदर, मॉइस्चर्स प्रेजेंट होंगे 2.7 to 8.7। सो ये है मिल्क स्टोन, बेसिकली जो भी मिल्क का पार्ट वहां पे बच गया, ड्राइड मिल्क, वो प्रोटीन्स हैं जिनके साथ कुछ अदर सब्सटेंसेस और एक्युमुलेट हो गए, सॉल्ट्स हो गए। तो हम कह सकते हैं मेन कंपोनेंट इसके क्या है, प्रोटीन और ऐश। ऐश में क्या आ गए, मिनरल्स। सो ड्राइड मिल्क सॉलिड्स या ड्राइड मिल्क प्रोटीन अलोंग विद मिनरल्स प्रेजेंट इन मिल्क, दे एक्युमुलेट ऑन सरफेस ऑफ दैट इक्विपमेंट, वो हो गया हमारे लिए मिल्क स्टोन। एक ऐसी और टर्म है वाटर स्टोन। सम ऑफ द प्रेसिपिटेट रिमेन्स इंटैक्ट टू इक्विपमेंट आफ्टर क्लीनिंग एंड फॉर्म्स अ फिल्म ओवर इक्विपमेंट सरफेस। कि आपने क्लीनिंग कर भी दिया लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट्स रह जाते हैं जो एक फिल्म वहां पे बना लेते हैं, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं वाटर स्टोन।
वाटर स्टोन हमारे लिए मेजरली इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए मेन जो फोकस करना है, हमें मिल्क स्टोन करना है, ये है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ये मिल्क स्टोन या कुछ और मिल्क के रेजिड्यूज जो प्रेजेंट है, उनको हमें वहां पे रिमूव करना है। मिल्क स्टोन नहीं, आप स्किप कर सकते हो। मेनली आपको फोकस क्या करना है, इसका पर्पस ये था बताने का कि आपको याद रखना है कि प्रोटीन और ऐश या प्रोटीन और मिनरल्स जो हैं वो मेजर है। ऑल्दो जे&के का एक पेपर हुआ था, उसमें कंपोजिशन पूछी गई थी, लेकिन वहां पे डेयरी एक अलग सब्जेक्ट है, इसलिए डीप में पूछा जाता है। आप बस मेजरली याद रख लेना कि प्रोटीन्स है और ऐश है, वो मेजर कंपोनेंट है। एग्जैक्ट कंपोजिशन आप स्किप कर सकते हो। अब इनको जो सोइल है उसको क्लीन करने के लिए हमारे पास एजेंट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट्स। अब वो डिटर्जेंट्स क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं, वो एसिड्स भी हो सकते हैं, एल्कलीज भी हो सकते हैं। 4 टाइप के एजेंट्स हम जनरली यूज करते हैं, एसिड्स, एल्कली, उसके अलावा चिलेटिंग केमिकल्स और वेटिंग एजेंट्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स या वेटिंग एजेंट जो पेनिट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग एल्कली की हम बात करें तो वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। माइल्ड एल्कली में हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फोस्फेट, सोडियम सिलिकेट्स और सल्फाइड्स। इनको हम यूज करते हैं एज इनहिबिटर, कि कोई अगर हमने एसिड यूज किया तो उसका एक्शन रोकने के लिए इनहिबिटर्स को भी ऐड कर दिया। सो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का हम यूज करेंगे टू सेपोनिफाई फैट, और वीक एल्कली का यूज करेंगे टू डिसॉल्व प्रोटीन। ये एल्कली के अंदर आ जाता है। एसिड्स में हम बात करें तो माइल्ड एसिड्स हैं फोस्फोरिक, टार्टरिक, सिट्रिक, ग्लूकोनिक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जनरली HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन हम यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड 1%। सो ये जो एसिड्स हैं दे आर यूज टू रिमूव मिल्क स्टोन। मिल्क स्टोन रिमूव करना है तो हम एसिड्स यूज करेंगे, फैट को सेपोनिफाई करना है तो स्ट्रॉन्ग एल्कली, प्रोटीन को डिसॉल्व करना है तो वीक एल्कली यूज करेंगे। देन चिलेटिंग केमिकल्स हैं टेट्राफोस्फेट, हेक्सामेटाफोस्फेट, पायरोफोस्फेट्स, और कुछ सरफेस एक्टिव वेटिंग एजेंट्स हैं, जैसे उनको नाम दिया गया टीपोल, एसिनोल एन, आइडेट, कॉमन सोप्स। ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, पेनिट्रेशन को इंक्रीज करेंगे बेसिकली, और वेटिंग एजेंट्स। तो अगर आप याद रख सकते हो तो याद रखो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इन जनरल आप याद रखना चाहो तो आप यही याद रखना कि क्लीनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स का। डिटर्जेंट्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, माइल्ड भी, एल्कली और एसिड्स भी। एक एक नाम याद रखने ना, स्ट्रॉन्ग एल्कली में सोडियम हाइड्रोक्साइड, माइल्ड में हम जनरली सोडियम सिलिकेट्स का यूज करते हैं। माइल्ड एसिड्स में कोई खास नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में नाइट्रिक एसिड का हम यूज करेंगे। तो कुछ हमारे पास मटेरियल है, उनके क्लीनिंग एजेंट और सैनिटाइजिंग एजेंट्स हमारे पास यहाँ पे भी हैं। तो यहाँ पे कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ तो ये है कि जैसे टीन स्टील है या कॉपर है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, ब्रोंज एल्यूमिनियम के लिए, ग्लास के लिए, रबर के लिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रबर को आपको क्लीन करना है तो क्या एजेंट्स यूज करोगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एल्कली शुड बी रिमूव टू यूज टू रिमूव एनी टाइप ऑफ फैटी मटेरियल। देन क्या प्लास्टिक्स और रबर के लिए जब हम सैनिटाइजेशन की बात करेंगे तो वहां पे हॉट स्टीम का डिस्कशन हम करते हैं। तो क्या हॉट स्टीम को यूज कर सकते हैं हम प्लास्टिक और रबर के ऊपर, यस और नो? नो सर। नो सर। तो वहां पे एक बात आएगी, जो क्वेश्चन बनता है इस टेबल से, कि जो प्लास्टिक और रबर है वहां पे हम ओनली केमिकल सैनिटाइजर्स का यूज करेंगे, जो हॉट स्टीम है या हॉट वाटर है उसका यूज नहीं करेंगे। बाकी इनकी बात देखें तो हम क्लीनिंग एजेंट्स में वीक एल्कलीज विद सोडियम सल्फाइड एज इनहिबिटर, वीक एल्कलीज विद सोडियम सल्फाइड। तो जनरली जो यूज होते हैं ये दोनों ही है। तो यहां पे बस यही बात याद रखनी है कि स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, ऑल एल्कलीज में बी यूज्ड, बट एसिड शुड बी यूज्ड विद इनहिबिटर। सो जितने भी ये हैं यहाँ पे बस यही कॉम्बिनेशन है, वीक एल्कलीज टुगेदर विद सोडियम सिलिकेट और वीक एल्कलीज विद सोडियम सल्फाइड, ये डिफरेंस है यहाँ पे बस। सोडियम सिलिकेट तो ये एल्यूमिनियम अलॉय या फिर टिन स्टेट, इस पे याद रख लेना। अगर स्टेट के अंदर, वो भी तब जब आपके स्टेट में मिल्क से रिलेटेड डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इन जनरल आपको याद रखना है तो सिंपली सिर्फ आप
डिटर्जेंट्स के नाम पे फोकस कर सकते हो। चॉइस ऑफ डिटर्जेंट्स इन ऑर्गेनाइज्ड डेयरीज, तो जनरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्राई सोडियम फोस्फेट। ये फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स के लिए भी हम ट्राई सोडियम फोस्फेट यूज करेंगे, सोडियम मेटासिलिकेट और वेटिंग एजेंट। टिंट के लिए सोडियम फोस्फेट, सिर्फ यहां पे जो इनहिबिटर है हमारा वो चेंज हो जाता है, वहां पे मेटासिलिकेट है, यहां पे सोडियम सल्फाइड का हम यूज करेंगे, या एल्कली जो है वेटिंग एजेंट। तो जनरल यूज के लिए डेयरीज में कौन सा केमिकल हम यूज करेंगे, ट्राई सोडियम फोस्फेट। और एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स के लिए ट्राई सोडियम फोस्फेट अलोंग विद सोडियम मेटासिलिकेट एंड वेटिंग एजेंट। सो अगर ऐसा पूछे और बाद में आपको ऑल ऑफ द अबव मिले तो आपको ऑल ऑफ द अबव उस चीज के लिए ध्यान रखना है। इस वे में ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी तो हमारे लिए कोई मैटर करती ही नहीं। ये है डिटर्जेंट्स का पार्ट। देन क्लीनिंग के मेथड्स क्या क्या है हमारे पास, एक है मैनुअल या मैकेनिकल, एक कोई मशीन है उसको हमने पूरा खोला, एक एक चीज को खुद हाथ से साफ किया, वो है मैनुअल। सीओपी सीआईपी ये दो वर्ड है, क्लीनिंग आउट ऑफ प्लेस, क्लीनिंग इन प्लेस। क्लीनिंग आउट ऑफ प्लेस क्या हुआ कि कुछ पार्ट को आपने मैनुअली वॉश किया, कुछ पार्ट को ऑटोमेटिकली मशीन ने क्लीन किया। और एक है सीआईपी, एक दो बार तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, सीआईपी क्या है, क्लीनिंग इन प्लेस है या क्लीन इन प्लेस है, तो ये क्लीनिंग इन प्लेस है। यहां पे क्या होगा, जैसे आपने आजकल ब्लड एनालाइजर्स देखे होंगे, उनके अंदर क्या होता है कि आप मशीन ऑन करते हो ऑफ करते हो, अपने आप केमिकल रिंस करता है और उसको क्लीन करता है। सेम कंडीशन यहां पे फेस होती है कि उस पर्टिकुलर मशीन को क्लीन करने के लिए एक्सटर्नली आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ रिएजेंट्स डालो, मशीन अपने आप को खुद क्लीन करेगी। सो ये पूछा जाता है कि जो एडवांस डेयरी प्लांट्स हैं उनके अंदर कौन सी टेक्निक को यूज किया जाता है, सबसे एडवांस टेक्निक कौन सी है, तो वो है हमारी सीआईपी, क्लीनिंग इन प्लेस। इसमें क्या होगा कि अगर कोई पुराना प्रोडक्ट वहां पे बचा हुआ है रेजिड्यू, उसको वाटर का या तो स्क्रैपिंग करके रिमूव करेंगे या वाटर और कंप्रेस्ड एयर से रिमूव करेंगे। देन यहां से स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम प्री रिंसिंग विद वाटर, उसके बाद एल्कलाइज डिटर्जेंट यूज करेंगे 0.15 to 6, देन फिर से रिंसिंग करेंगे, यहां पे हमारी क्लीनिंग होगी। उसके बाद हम सैनिटाइजर्स यूज करेंगे। अब सैनिटाइजर्स डॉक्टर अजरा भी उस दिन शायद ग्रुप में टाइप कर रही थी ये, कि वहां पे कॉमनली हम जो यूज करते हैं वो सोडियम हाइपोक्लोराइट या क्लोरीन यूज करते हैं, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी हमारी 200 ppm। आइडोफोर्स को यूज करेंगे तो 25 mg पर ml, और क्वार्ट्स को यूज करेंगे तो 200 mg पर ml। कॉमनली जो पूछा जाता है क्वेश्चंस वो क्लोरीन से रिलेटेड पूछा जाता है या सोडियम हाइपोक्लोराइड से रिलेटेड। ये 200 ppm आपको ध्यान रखना है। इसको अगर mg पर लीटर में लिखेंगे तो हम कितना हो जाएगा 200 ppm, कर सकते हो कैसी कैलकुलेशन? बताओगे? ठीक है, 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर, 200 ppm इज इक्वल टू 200 mg पर लीटर। तो सिमिलर टू क्वार्ट्स ये कंसंट्रेशन हम यूज करेंगे, वहां पे आइडोफोर्स की कम हो जाएगी। ये है डिटर्जेंट्स। उसके बाद सैनिटाइजेशन, तो सैनिटाइजेशन कैसे कर सकते हैं हम, हाई टेम्परेचर सैनिटाइजेशन कर सकते हैं यूजिंग हीट। तो वहां पे स्टीम कितने प्रेशर पे, 15 psi पे फॉर 5 मिनट्स, और 0 psi फॉर 15 मिनट्स। स्कॉल्डिंग वाटर टेम्परेचर 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर में क्लोरीन सॉल्यूशन एट 15 to 20 डिग्री सेल्सियस कंटेनिंग 200 ppm का, जैसे हमने कहा था, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं, 150 to 200 ppm, या एक अगर याद रखना है तो 200 ppm फॉर 1 to 2 मिनट्स। क्लोरीन यूज करना है तो ये आयोडोफोर्स यूज करेंगे तो 25 mg पर लीटर, और क्वार्ट्स यूज करेंगे तो उसके लिए सेम वही 200 mg पर लीटर या 200 ppm भी हम कह सकते हैं।
इसमें में हम सैनिटाइजेशन करेंगे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए रबर और प्लास्टिक के लिए सिर्फ हम लो टेम्परेचर सैनिटाइजेशन करेंगे, हाई टेम्परेचर सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे। यह है पार्ट सैनिटाइजेशन से रिलेटेड हमारा। क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है पार्ट, समझना चाहिए आपको इसके बारे में। आइडोफोर्स, ये सैनिटाइजर्स की कंसंट्रेशन पूछ ली जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चले आगे। एक सर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अब कि हमें क्वालिटी टेस्ट करने हैं मिल्क के ऊपर। क्वालिटी टेस्ट का हमारा पर्पस क्या है कि एक क्वालिटी टेस्ट तो जैसे कोई भी वेंडर है वो लेके आया मिल्क, या कोई फार्मर है वो किसी डेयरी पे लेके गया मिल्क, तो सबसे पहले टेस्ट वहां पे होंगे जहां पे मिल्क आया, और वो ये चेक करेंगे कि इस मिल्क को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। वो किस बेसिस पे करेंगे कि आगे उनको जो वो मिल्क कलेक्ट करेंगे बेसिकली उनको उसको हीट ट्रीटमेंट देना है, पास्चुराइज करना है। सो वो मिल्क इतनी कैपेसिटी उसके अंदर है कि वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को टोलरेट कर सके, या थोड़ा सा और इसको कहें तो क्या वो पर्टिकुलर मिल्क वो हीट स्टेबल है या नहीं है, वो टेस्ट करेंगे। ऐसे टेस्ट को हम प्लेटफॉर्म टेस्ट की कैटेगरी में कर देते हैं। प्लेटफॉर्म टेस्ट वर्ड कहां से हुआ कि एक मिल्क प्लांट के अंदर मिल्क का बड़ा सा टैंकर आया और उसके कुछ सैंपल्स वहां पे रेंडमली लिए गए, और उनमें कुछ स्मेल से, कुछ कलर से, कुछ टेस्ट से, कुछ सेडिमेंट से, कुछ उसकी एसिडिटी पीएच चेक करके हमने ये डिसाइड किया कि ये मिल्क आगे जाने के लायक है या इसको यहीं से बाहर भेज दें। सो ऐसे टेस्ट जहां पे जो प्लेटफॉर्म के ऊपर हम करते हैं, जो हमें फास्ट डिसीजन देते हैं कि इस मिल्क को आगे लेके जाया जा सकता है, नहीं लेके जाया जा सकता, उनको हम बोल देते हैं प्लेटफॉर्म टेस्ट। प्लेटफॉर्म में आपने मिल्क जो है आया आपके पास कंटेनर, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उसकी फिर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन होती है कि ये फिर ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ है या नहीं है। उसके बाद कुछ अडल्ट्रेशन के लिए भी हम वहां पे टेस्ट यूज करते हैं चेक करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्लेटफॉर्म टेस्ट। अब प्लेटफॉर्म टेस्ट में क्या आ गया, एक आ जाते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट में जो भी हमारी सेंसेस हैं उन सेंसेस का यूज करके हम ये बताएंगे कि ये जो मिल्क है ये खराब तो नहीं हो गया है, क्योंकि उसमें कलर है, फ्लेवर है, टेस्ट है, इनसे काफी हद तक आइडिया लग जाता है कि कोई भी ऑफ फ्लेवर ऑफ कलर वहां पे डेवलप हुआ, तो उसकी वजह से हम ये कहेंगे दैट मिल्क इज नॉट सुटेबल फॉर कंजप्शन। एक मिनट, यहां से कल ही करेंगे कंटिन्यू।